Good morning, बच्चों. Today we are going to discuss about the chapter of agriculture, and in previous class we have also read about some parts of this chapter, and today we are going to read the remaining chapter of this chapter. Let's start. We have read till farm system, and now we are going to start from type of farmings. Okay, farming is practiced in various ways across the world. फार्मिंग है वो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके से की जाती है. Depending upon the geographical condition, demand of produce, labor, and level of technology, farming can be classified into two main types. कि अगर हम जियोग्राफिकल कंडीशन पर देखें, जो प्रोडक्शन की जो डिमांड है उसको देखें, लेबर को के बेस पर, या हम टेक्नोलॉजी के बेस पर, तो हम फार्मिंग को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं. और वो जो मेन टाइप्स हैं वो हैं दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. ठीक है, सब्सिस्टेंट फार्मिंग क्या होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जीवन यापन के लिए जो फार्मिंग होती है, यानी जो फार्मिंग में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका यूज हम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यानी अपनी फैमिली की जो नीड्स है उनको मीट करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए करते हैं. तो हम सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसाइज्ड टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली. कि इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो फार्मर की जो फैमिली होती है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है. ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट. करके जो पुराने तरीके से इसको ट्रेडिशनली तरीके से इसको की जाती है, और इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज होता है. लो लेवल की टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी में आजकल आपको देख रहे हैं कि अगर मान लो शोइंग के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है. ठीक है, उसको वीडिंग के लिए भी कुछ मशीनें आई हैं जिससे कि वीडिंग की जाती है, और डिफरेंट टाइप की स्प्रे आई हुई है जिससे कि हम जो केमिकल्स हैं उनका छिड़काव करने से क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड हैं वो क्या होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है. और इसी तरह से अगर हार्वेस्ट की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंबाइन मशीन आ रही हैं जो फसल को आसानी से कुछ टाइम में ही उसको हार्वेस्ट कर देती है. लेकिन इस जो फार्मिंग है इसमें ट्रेडिशनली यानी पुराने तरीके से की जाती है. लो लेवल की टेक्नोलॉजी, अब आप पूछोगे कि लो लेवल की टेक्नोलॉजी क्या हो गई, यानी कि सिंपल जो प्लग है उससे बीज को शो करना, टील करना लैंड को, और इसके बाद जो अपने फैमिली मेम्बर हैं वही उसको वीडिंग कर देना, वही उसके लेबर के रूप में जो सारा काम है वो कर देते हैं. ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या होता है, लो लेवल की टेक्नोलॉजी आता है. हार्वेस्ट करने में भी जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं वो सिंपल टूल्स लेकर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. तो ये सारा हमारा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में आता है. तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है इसमें पुराने तरीके से लो लेवल की जो सिंपल टेक्नोलॉजी उसका यूज होता है, और घर के जो मेंबर हैं वही लेबर के रूप में काम करते हैं, और एक छोटा सा आउटपुट आता है, यानी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. जो हमारी subsistence farming होती है वो आगे जाके दो टाइप्स में वो भी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, उसको भी हम बांट देते हैं. इसमें एक आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरा होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस. तो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होता है उसमें फार्मर क्या है कि छोटे से लैंड कम होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, ये वाली जो फार्मिंग है वो ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर पॉपुलेशन थिकली होती है. ठीक है, यानी कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और लैंड एरिया है वो कम होता है. तो ये जो फार्मिंग है इसमें जो फार्मर है वो छोटे से लैंड को कल्टीवेट करता है, सिंपल टूल्स का यूज़ करता है, और लेबर ज़्यादा होते हैं.
ठीक है। यानी हम क्या होता है कि जैसे मान लो एक घर है, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है और उसके जो मेंबर हैं वो 5 से 6 हैं, यानी कि उसको रिक्वायरमेंट इतने लेबर्स की नहीं है, लेकिन सारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा लेबर का यूज होता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। कह रहे कि जो क्लाइमेट है वो लंबे टाइम तक उसमें धूप वाले दिन होने चाहिए, सनशाइन होनी चाहिए, और इसके बाद जो सोइल है वो क्या होती है, वो फर्टाइल होनी चाहिए, ताकि एक साल में एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा फसल उगाई जा सके। जैसे आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे क्या है कि अभी धान बो रखी है, अब इस धान को हार्वेस्ट कर लेंगे इस महीने या अगले महीने, और उसके बाद उसमें गेहूँ बो देंगे, यानी कि एक साल में वो कितनी फसल ले रहे हैं, एक से ज़्यादा, यानी 2 फसल ले रहे हैं। तो वो क्या है कि इसी तरीके से, यानी कि एक लैंड का एक हिस्सा है और उस पर एक से ज़्यादा साल में फसल ली जाती है, सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है, घर के जो मेंबर होते हैं फैमिली मेंबर वही लेबर के रूप में काम कर देते हैं, तो उससे क्या होता है। और राइस इज़ द मेन क्रॉप, और इसमें राइस है वो मेन क्रॉप होती है, और जो दूसरी क्रॉप इंक्लूड हो जाती है व्हीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो धान है उसको काट करके आप बो देंगे, यहाँ पर गेहूँ बो देंगे। इसके अलावा कई जगह क्या होता है सरसों को बो दिया जाता है, या कोई पल्सेज है, मक्का है, उनको क्या है उगा दिया जाता है, यानी कि एक साल में एक से ज़्यादा फसल ली जाती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रेवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये कह रही कि जो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, ये ज़्यादातर वहाँ पे होती है जहाँ पे पॉपुलेशन है वो थिकली बसी हुई है, और मॉनसून रीजन होता है, जैसे कि साउथ ईस्ट हो गया, एशिया का ईस्ट पार्ट हो गया, तो वहाँ पर इस तरह की एग्रीकल्चर होती है। दूसरा है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव भी आगे जाके 2 उसमें डिवाइड हो जाती है, एक होती है हमारी कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और अनदर होती है हमारी नोमैडिक हर्डिंग। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसके बारे में हमने 8th क्लास का जो हमारा 4th चैप्टर था उसमें हमने पढ़ लिया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। उसमें ट्राइबल्स ग्रुप्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन हम दोबारा से इसमें पढ़ रहे हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिसाइड इन थिकली फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो ज़्यादातर उस एरिया में होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट क्या होते हैं, घने होते हैं, थिकली होते हैं, जैसे कि अमेजोन बेसिन में होंगे, ट्रॉपिकल अफ्रीका में होते हैं, हम एशिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है उसमें होते हैं, और इंडिया के अगर हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे होते हैं। आप इनको कभी भी गूगल पे सर्च कर सकते हो कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है नॉर्थ ईस्ट का वो कैसा होता है, ठीक है। तो अमेजोन बेसिन को भी आप सर्च करोगे तो वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो इतने घने होते हैं कि यहाँ तक की जो सनशाइन्स है, सन की जो लाइट है वो भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फिर उनके बाद छोटे, फिर झाड़ियाँ, फिर इस तरह से वो इतना थिक होते हैं कि उनकी जो कैनोपी है वो एक तरह से एक दूसरे से क्या होती जुड़ी हुई होती है, एक छत की तरह बनी हुई होती है, ठीक है। These are the area of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation। और ये एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, यानी वेजिटेशन बहुत जल्दी ग्रो करती है। जब बारिश होती है तो क्या होगा, पेड़ पौधे जल्दी ग्रो करेंगे। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्री एंड बर्निंग दैम। कह रही है कि ज़मीन का एक हिस्सा होता है, उसमें जितने भी पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है और उनको जला दिया जाता है, ठीक है। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown। जो उनकी ऐश होती है, जो भी ट्रीज उनको बर्न किया जाता है, उनकी जो ऐश होती है, राख होती है, उसको सोइल में मिक्स कर दिया जाता है। वो एक मैन्योर का काम करती है, जिससे कि उनकी वो जो सोइल है वो फर्टाइल हो जाती है और उनमें जो क्रॉप्स उगाई जाती है, जैसे मेज होगी, याम होगी, पोटैटो, कसावा, ये क्या है, कुछ क्रॉप्स हैं जो वहाँ पर उगाई जाती हैं। आफ्टर द सोइल लूज इज फर्टाइल, जैसे जैसे जो
सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी कम होती है। अब फर्टिलिटी कैसे कम होती है, जैसे हम किसी भी ज़मीन पर अगर लगातार उस पर एग्रीकल्चर करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे जैसे उनकी फर्टिलिटी सॉइल की जो कम होती है तो उस लैंड को अबेंडेंट छोड़ दिया जाता है, उसको खाली छोड़कर जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो दूसरी नई जगह पर चले जाते हैं और वो शिफ्टिंग, और इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न, कर्तन एंड धन बोलते हैं, जलाओ और उसको करो। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर है। दूसरी जो हमारी है नोमैडिक हार्डिंग है। नोमैडिक हार्डिंग जिसमें क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े झुंड चलते हैं, इसमें सीप भी होती हैं, काउज भी होती हैं, कैमल भी होते हैं। तो ये सारे हर्डर्स होते हैं जो रीजन टू रीजन, सीजन टू सीजन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसी तरह की जो नोमैडिक हार्डिंग है इज प्रैक्टिसाइज इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि ये जो हार्डिंग है वो एक ऐसे एरिया में होते हैं, या तो वो सूखा होता है या सेमी सूखा होता है, मतलब कुछ सूखा होता है या बिल्कुल मतलब थोड़ा सा मिला जुला पार्ट होता है। जैसे कि हमारा सहारा है, सहारा हम डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है। और अगर हम इंडिया का कुछ पार्ट करते हैं जिससे हमारा थार डेजर्ट है। और इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर है। तो मैंने शायद लास्ट ईयर पढ़ाया था हमने कि जो डेजर्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, एक हमारा हॉट डेजर्ट होता है। तो इंडिया में दो डेजर्ट है, एक हॉट डेजर्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है, और कोल्ड कहाँ है हमारा, जम्मू कश्मीर ऊपर लद्दाख में है। और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो क्या है, वो हमारा माउंटेन एरिया है। तो वहाँ पे वेजिटेशन क्या होती है, एग्रीकल्चर इतनी होती नहीं है। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर वो नोमैडिक हार्डिंग होती है, वहाँ पे पशु पालते हैं, ठीक है। तो ये इस एरिया में होती हैं। और इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग विद डिफाइंड रूट्स। ये कह रहे कि इस टाइप की जो फार्मिंग होती है इसमें जो हर्ड्समैन होते हैं वो प्लेस टू प्लेस अपने एनिमल्स के साथ घूमते रहते हैं, किसके लिए, फॉडर और वाटर के लिए। और इनका जो रूट होता है वो डिफाइंड होता है, इनको पहले से ही नॉलेज होती है कि इस एरिया में इस सीज़न में हमें घास मिलेगी या फॉडर मिलेगा। और वो घूमते हुए वापस अपने उसी जगह चले जाते हैं जहाँ से वो आते हैं। उनका एक रूट होता है डिफाइन, उनको पता होता है कि कौन से सीज़न में हमें कहाँ जाना है और कहाँ पे हमें अपने एनिमल्स के लिए फॉडर यानी चारा मिलेगा। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट, कंसनट्रेट एंड टेरेन, ठीक है। तो इस तरह की जो उनकी मूवमेंट होती है वो एक इस तरह का रिस्पॉन्स देती है क्लाइमेट को, जिससे कि वो कंसनट्रेट रहे और टेरेन रहे। सीप्स, कैमल्स, याक एंड गोट आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। और जो इनके जो एनिमल्स हैं जिनको पालते हैं तो उनमें सीप हो गया, ठीक है, जो सीप्स होती हैं उनकी, और ये कैमल हो गया, याक हो गए, गोट हो गए, इनके मोस्ट एनिमल होते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। और इन जो एनिमल्स होते हैं इनसे उनको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलती है, ठीक है, और दूसरे जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जो उनको मिलते हैं और उनकी फैमिली से उनकी जो ज़रूरत पूरी होती है। अगला जो हमारा है वो फार्मिंग का टाइप, अभी हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा है और उसके टाइप्स के। सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, और उस इंटेंसिव और प्रिमिटिव, और जो प्रिमिटिव है वो भी दो में है, शिफ्टिंग और कल्टीवेशन और हार्डिंग, ठीक है। नोमैडिक हार्डिंग में, जिसको नोमैडिक हार्डिंग को बोलते हैं आदिवासी चरवाहे। अब है हमारा कमर्शियल फार्मिंग, जो दूसरा पार्ट है। तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, इसको वाणिज्यिक खेती बाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, वाणिज्यिक खेती भी बोलते हैं। तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। कि इस कमर्शियल फार्मिंग में जो फसल उगाई जाती है या जो एनिमल पाले जाते हैं वो इसलिए पाले जाते हैं ताकि उनको मार्केट में बेच सकें। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इन ए लार्ज, करके इसमें क्या है कि जो एरिया है वो कल्टिवेट किया जाता है और उसमें जो कैपिटल की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब जैसे मान लो हमने व्हीट या राइस उगाने में इतने पैसे नहीं लगते हैं जितने कि हमें कॉटन है या हमें सिल्क वॉर्म है
इसी तरीके से जैसे हमारा टी हो गया, टी प्लांटेशन में जो हो गई, तो उसमें क्या होता है, पैसे ज़्यादा चाहिए, हमें मनी ज़्यादा चाहिए। मोस्ट ऑफ वर्क इज़ डन बाय मशीन, ज़्यादातर काम मशीनों से होता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी होते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग भी होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी होता है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है यानी जैसे हमने चावल या गेहूँ भी बोए, लेकिन वो इतने बोए कि हमारे नीड को फुलफ़िल करने के बाद बच जाता है, और उसको हम कहाँ ले जाके बेचते हैं, मार्केट में ले जाके बेचते हैं। और तो ये सारा हमारा किस में आता है, कमर्शियल में आता है। मिक्स फार्मिंग है, मिक्स फार्मिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इन जो तीनों टाइप्स इनके बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज़, यानी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी पैसे के लिए की जाती है, कि उसको हम बेच कर बदले में हमें पैसा मिल जाए, वाणिज्य के लिए की जाती है। वीट एंड मेज आर द कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स, वीट और मेज ऐसी हैं जिनको हम कमर्शियल पर्पज़ से उनको ग्रो करते हैं। और मेजर एरिया जहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग की जाती है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, जहाँ पर इस तरह की फार्मिंग होती है। अब जैसे इंडिया में इस तरह की फार्मिंग कम होती है, जैसे हम जाएंगे अमेरिका में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे, एशिया के और कुछ पार्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे बड़े बड़े क्या होते हैं, फार्म्स होते हैं, यानी कि 100 150 या 500 से ज़्यादा एकड़ तक के भी फार्म्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और उसमें बीच में जो उनका घर होता है उसमें एवरी फैसिलिटी होती है। इस चैप्टर में हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। These areas are separately populated with large farms spreading over hundreds of hectares, and severe winters restrict the growing season, and only a single crops can be grown। कह रहे कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बड़े बड़े फार्म सेपरेटली पॉपुलेटेड, यानी दूर दूर उनकी जनसंख्या बसी होती, जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती है, और बड़े बड़े फार्म होते हैं जिसमें हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर की ज़मीन होती है, और वहाँ पे विंटर ऐसी है कि वो दूसरी फसल उगाने में उनको हेल्प नहीं करती है विंटर की वजह से, जिससे कि साल में केवल एक सिंगल फसल होती है, एक ही फसल वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। दूसरा है हमारा इन मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग ऐसा होता है कि जिसमें हम खेती बाड़ी और पशुपालन दोनों साथ साथ करते हैं, तो ठीक है। जैसे इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, कि जो लैंड है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, फूड क्रॉप्स के लिए करते हैं, और फोडर क्रॉप्स यानी जो चारे वाली जो फसल होती है उनका करते हैं, और साथ में हम पशु भी पालते हैं। जैसे ये मिक्स फार्मिंग का हमारा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ। जैसे आपके घरों में क्या होता है कि भैंस भी रखी जाती है, साथ में हमारे पास जो ज़मीन होती है उस पर हम खेती बाड़ी भी करते हैं, यानी हम दोनों का काम साथ करते हैं। लेकिन ये इंडिया में ये मिक्स फार्मिंग नहीं है। जैसे अगर हम अमेरिका वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े ग्रास लैंड होते हैं, फार्म होते हैं, और बहुत सारे वो लाइव स्टॉक भी रखते हैं, पशु भी रखते हैं, जिसमें उनमें खेतों से उनसे चारा भी मिलता है, और वो दोनों काम साथ होते हैं, उनको फसल भी मिलती है, साथ में उस एनिमल्स से उनको प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिसाइज इन यूरोप, ईस्टर्न USA, अर्जेंटीना, साउथर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अमेरिका के। इस तरह की जो खेती है वो यहाँ पर होती है। जैसे यूरोप हो गया, हमारा ईस्टर्न USA हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड है, एंड साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। दूसरी जो हमारी है वो है प्लांटेशन है। तो प्लांटेशन क्या था, प्लांटेशन आर ए टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। इसमें क्या होता है, प्लांटेशन बड़े बड़े प्लांट होते हैं, प्लांटेशन होते हैं, बाग होते हैं, एक तरह से बागान हम जिसको बोलते हैं, और इसमें सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। जैसे चाय के बाग हो गए, कॉफ़ी के हो गए, गन्ने के हो गए, ठीक है, रबड़ के हो गए, तो इसमें एक सिंगल फसल उगाई जाती है। और ये कमर्शियल फार्मिंग यानी इसके कैश क्रॉप होती है, इनको बेचकर बदले में हमें क्या मिलता है, पैसे मिलता है। लार्ज अमाउंट ऑफ, इसमें बहुत बड़ी अमाउंट में लेबर की नीड होती है, और बड़ी अमाउंट में कैपिटल यानी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसीड ऑन द फार्म्स इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। इनका जो भी प्रोडक्ट होता है उनको या तो फार्म में या नियर बाई कोई फैक्ट्री होती है वहाँ पर उसको बेच दिया जाता है। और द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट का बड़ा डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है। क्यों,
क्योंकि इनके लिए या तो इनका जो क्रॉप्स होते हैं इनके बाग में बिक जाती है, या इनको फैक्ट्री तक ले जाने में क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो मेजर ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं वर्ल्ड के। रबर है वो मलेशिया में ज़्यादा होता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में ज़्यादा होती है, टी प्लांटेशन हमारा इंडिया में ज़्यादा होता है, श्रीलंका भी इसका कुछ एकदम वहाँ पे भी टी के कुछ प्लांटेशन पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है, और अगर टी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूछते तो हम इंडिया में बोलते हैं, और रबर का पूछते तो हम मलेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।